कोरोना वायरस एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया था, बल्कि समाज के लिए असंख्य चुनौतियां पेश कर रहा था। उसकी बुनियाद ही हिलाकर मानवीय रिश्तों की ताकत की परीक्षा ले रहा था। जिस तरह से विभिन्न स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमण के पीड़ितों के शवों का निपटान किया जा रहा था, उससे पता चलता था कि लोगों के लिए न केवल अपनी रक्षा करना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि नागरिक समाज का आधार बनाने वाले मानवीय मूल्यों की भी रक्षा और पोषण किया जाए। हमारे ही पड़ोस के फ्लैट में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अहमदाबाद में रहती थी। इनका एक बेटा भी था जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस वक्त हालत ऐसे थे कि जो कुछ घर पर मौजूद है उससे ही गुजारा करना पड़ता था। पड़ोस के अंकल काफी एक्टिव थे, जबकि आंटी को गठिया रोग था जिससे वो बिना किसी सहारे के चल नहीं पाती थी। उस दौर में हर कोई टीवी में लगातार समाचार देख रहा होता था। दोपहर का समय था, बालकनी से देखा एक एम्बुलेंस हमारे फ्लैट के आगे रुकी और कोरोना किट पहने 3-4 पैरामेडिकल के लोग उतरकर हमारी फ्लैट की तरफ लपके। उन्हें देख दिल धड़कने लगा कि किसे कोरोना हुआ है। अचानक पड़ोस से किसी महिला के रोने की आवाज आई। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो वो लोग पड़ोस के पटेल अंकल को लेकर जा रहे थे। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की तो मेरी बुजुर्ग माँ ने रोककर कहा, बेटा बाहर मत निकल, घर में मैं हूं, छोटे बच्चे हैं। इस हालत में ऊपर वाले से पटेल अंकल के ठीक ठाक घर वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैंने अपने बढ़ते कदम वापस खींच लिए और मजबूर असहाय सा अंकल को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखता रह गया। 3 दिन बाद जिसका डर था वही हुआ। पटेल अंकल गुजर गए। आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। कोई भी उनसे मिलने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लॉकडाउन के चलते उनके बेटा बेटी कोई भी पहुंच नहीं पाया। मुझसे रहा ना गया। घर वालों के मना करने के बावजूद आंटी से मिलने उनके घर चला गया। उनको बहुत ढांढस बंधाया पर कोई लाभ न हुआ। मैं आंटी के मानसिक स्थिति को समझ रहा था। अंकल बिना आंटी का जीवन कैसा होगा, कल्पना करने से भी डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से आंटी को शांत कराया। आंटी बोली, बेटा मेरी एक मदद कर। इन हालातों में मदद मांगना भी स्वार्थ होगा, पर स्वार्थी ही सही, बस हाथ जोड़कर याचना करती हूँ बेटा ये मदद कर दे, मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ये क्या कह रही हैं आंटी, जो मदद हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। बेटा रोज टीवी में देख रही हूँ किस तरह शवों को लावारिस की तरह गड्ढों में डालकर अंतिम संस्कार पैरामेडिकल वाले कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की वो हालत हो। मैं मजबूर हूं, कहीं जा नहीं सकती। लॉकडाउन के चलते बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। मैं एक उम्मीद के साथ तुम्हें ही विनती कर सकती हूँ। मैं निशब्द किंकर्तव्य विमूढ़ सा रह गया। कोई जवाब दे न सका, पर मन बार बार कुरेद रहा था कि मानवता के नाते व एक पड़ोसी होने के नाते भी मेरी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ये जिम्मेदारी निभाऊं। ठीक है कहकर मैं घर चला गया। जब घर पर बात चली तो पूरा घर वाले जैसे मुझ पर टूट पड़े। माँ को बहुत समझाया, एक माँ होने का वास्ता दिया, तब कहीं जाकर माताजी मानी। तुरंत कोरोना पीपी किट पहनकर पड़ोसी आंटी के पास पहुंचा। मुझे देख आंटी के खुशी का ठिकाना न रहा। आंटी ने कुछ अंतिम क्रिया की रस्में समझाई, फिर घर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। औपचारिकता निभाने के बाद वही शवगृह के एक कोरोना चिन्हित स्थान पर आंटी के कहे अनुसार अंतिम संस्कार निपटाया। घर आकर नहा धोकर बालकोनी में बैठ चारों तरफ निहारने लगा। कहीं कोई नहीं, चारों तरफ शांति। पर न जाने क्यों दिल में एक सुकून सा महसूस कर रहा था। मन शांत था। मुझे न चाहते हुए भी अपने आप पर गर्व हो रहा था कि मैं ऐसे विषम परिस्थिति में भी एक असहाय महिला की मदद कर मानवीय मूल्य